शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो 2025 नए वर्ष शुरू होने के साथ आप लोगों ने अपने जीवन का शुभारंभ भी कर दिया होगा, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, और आपका जो पहला दिन है वर्ष का वो अच्छे प्रकार से व्यतीत हुआ होगा, हम इस बात की आशा करते हैं। और आप लोगों ने भी अपने आप से कोई न कोई अपने लिए एक उद्देश्य तैयार किया होगा कि हमें इस साल भर पूरा मेहनत करके ये कार्य करने हैं। तो उसी हौसले के साथ, उसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने इस नव वर्ष के दूसरे दिन में इस वीडियो के माध्यम से अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग संक्रमक संबंध तक की बातें टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंतर्गत या टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन के अंतर्गत सीख चुके हैं। हम जो संक्रमक संबंध आपको बताए तो उसमें यह बताया गया था कि किसी समुच्चय ए पर कोई रिलेशन अगर आर परिभाषित किया गया है तो वह संक्रमक संबंध तब कहलाएगा जब उस दिए गए सेट के किन्हीं तीन अवयवों ए बी सी के अंतर्गत अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से रिलेट करता दिखाई दे तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर से रिलेट करता हुआ दिखाई दे, तब इंप्लाइज दैट अगर ए कामा सी भी रिलेट करता हुआ दिखाई दे आर से, तब हम इसे संक्रमक संबंध के नाम से या ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम आपको ट्रांजिटिव रिलेशन का करवाने जा रहे हैं। सब लोग इस उदाहरण को ध्यान से समझेंगे और अपने कंसेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सब ध्यान से हमारी बात अस्थायी रूप से समझें। लाला सवाल हमारा ये है कि हम मान लेते हैं हमारे पास कोई तीन समुच्चय दिए गए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ई। चलो ध्यान से समझेंगे, एक नए तरह का सवाल हम आपको बता रहे हैं, तो हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे। हम तीन सेट ए बी सी इस प्रकार ले रहे हैं कि तीनों के तीनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं। लल्ला कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। हिंदी में अगर कहा जाए तो अरिक्त समुच्चय। कैसे समुच्चय, अरिक्त समुच्चय। क्योंकि हम आपको शुरुआत से बता चुके हैं कि जितनी भी बातें, जितनी भी डिस्कशन हम लोग करते हैं, मैक्सिमम कंडीशन में हम लोग नॉन एम्प्टी सेट लेने का प्रयास करते हैं जिससे हम लोग अपने नियम की पुष्टि कर पाए। तो हम लोग तीन समुच्चय ए बी सी ले लिए, जिसमें से हम तीनों समुच्चय इस प्रकार लिए हैं कि ए जो है वह बी का सबसेट है तथा बी जो है वह सी का सबसेट है। ए जो है वह बी का सबसेट है तथा बी जो है वह सी का सबसेट है। तब इंप्लाइज दैट अगर ए बी का सबसेट हो तथा बी सी का सबसेट हो, तब इंप्लाइज दैट ए बी सी का सबसेट हो जाता है। ए बी सी का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। यानी तीन समुच्चयों के ए बी सी के अंतर्गत अगर हम लोग सबसेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करता हुआ तीन समुच्चय ए बी सी ले रहे हैं, जिसमें पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है तथा दूसरा सेट तीसरे तीसरे वाले सेट का सबसेट है, दूसरा सेट तीसरे सेट का सबसेट है, तब ऐसी कंडीशन में इंप्लाई दैट हमेशा पहला वाला सेट तीसरे वाले सेट का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। यानी तीन समुच्चयों के सबसेट के ऊपर आधारित ये जो प्रॉपर्टी के द्वारा हमें सेट प्राप्त होते हैं वे ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। हम एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाते हैं। हम मान ले रहे हैं हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी और ये तीनों सेट इस प्रकार हैं कि ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट होने के लिए हम लोग मान लेते हैं हमारे पास ए में अवयव हैं 1, 2 और बी के अवयव हैं 1, 2, 3। तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये के सभी अवयव बी में पाए जा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं जो ए है वह बी का क्या है, सबसेट है। पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का सबसेट होने की क्या क्राइटेरिया है, वो ये है कि पहले वाले सेट का हर अवयव दूसरे वाले सेट में पाया जाना चाहिए। क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जा रहा है इसीलिए ए बी का क्या है, सबसेट है। तो पहली कंडीशन सही हो गई कि ए बी का क्या है, सबसेट है। तथा अब हम लोगों को इस प्रकार लेना है सी कि बी जो है वह सी का सबसेट हो जाए। तो हम लोग ले रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो हम लोग देख रहे हैं बी में हमारे पास 1, 2, 3 और सी वाले सेट में हमारे पास है 1, 2, 3, 4। अब क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव सी में पाया जा रहा है तो हम लोग बी को सी का क्या कहते हैं, सबसेट कहेंगे। ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जा रहा है इसीलिए ए बी का सबसेट है तथा बी का प्रत्येक अवयव सी में पाया जा रहा है इसीलिए बी सी का सबसेट है। और जब ये दोनों स्थितियां एक साथ सही होती हैं तो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि इंप्लाइज दैट
ए का प्रत्येक अवयव सी में भी पाया जाएगा। देखिए ए का प्रत्येक अवयव सी में भी पाया जाएगा, यानी इंप्लाइज दैट इसी कंडीशन में ए जो है वह सी का भी सबसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग संक्रमक संबंध को अच्छे से समझ पाए कि अगर पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का सबसेट तथा दूसरा समुच्चय तीसरे समुच्चय का सबसेट, तब इंप्लाइज दैट पहला समुच्चय तीसरे समुच्चय का सबसेट हो जाएगा। और इस प्रकार से कोई पूछेगा बताइए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस प्रकार हम लोग संक्रमक संबंध को इस वाले उदाहरण द्वारा भी अच्छे से समझ पाए कि संक्रमक संबंध की पुष्टि हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सबको कल के एग्जाम्पल्स के बाद ये वाला एग्जाम्पल्स भी आज समझ में आया होगा। आज की वीडियो की शुरुआत में ये जो एग्जाम्पल आपको बताए ये सब लोग कॉपी पे अच्छे से नोट कर लें और अपने कॉपी में संक्षेप में भी लिख सकते हैं कि अगर ए सबसेट हो बी का तथा बी सबसेट हो सी का, तब इंप्लाइज दैट ए सबसेट हो जाता है सी का। और ये जब हो जाते हैं तीनों कंडीशन ए बी सी के लिए, तीनों समुच्चयों के लिए, तब हम इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कह देते हैं, यानी ये अपने आप में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो हम लोग स्वतुल्य संबंध के बारे में, सम्मिश्र संबंध के बारे में और संक्रमक संबंध के बारे में हर बात अच्छे से समझ ली और एग्जाम्पल्स भी उसके नॉर्मली हम लोग सब समझ पाए कि कब कब स्वतुल्य होगा, कब सम्मित होगा और कब संक्रमक होगा। हम लोग अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और सब लोग गंभीरता के साथ बातों को समझते जाएं। हम लोग टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन में अब चौथे टाइप की बात करते हैं और जो हमारा चौथा टाइप है उसको हम लोग प्रतिसममित संबंध यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन प्रतिसममित संबंध के नाम से हम लोग जानते हैं। आज हम लोग इस नियम के ऊपर चर्चा करेंगे, इस संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस स्थिति में कोई दिया गया रिलेशन किसी सेट के ऊपर जो परिभाषित किया गया है वह प्रतिसम्मित होता है और उसकी क्या क्राइटेरिया है। लल्ला डेफिनेशन तक आने से पहले और एग्जाम्पल तक जाने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं। सब हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारी बात समझे सब लोग ध्यान से। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई, सब लोग अपने कॉपी में इसको अलग से पहले नोट करेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन और फिर अलग से इसके वास्तविक एग्जांपल तक समझेंगे। उसके पहले हमें ये कंसेप्ट समझना जरूरी है एंटी सिमेट्रिक का। सब लोग लिख देंगे एंटी सिमेट्रिक का यानी प्रतिसममित का कंसेप्ट। सब हमारी बात ध्यान से समझेंगे। देखें, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है और यह जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट ए के ऊपर बनाया गया है। हम लोग इस सेट ए के अवयवों के आधार पे जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं एक वर्गाकार सारणी के द्वारा, जिसको हम लोग रो और कॉलम के टर्म में व्यक्त कर रहे हैं। सारी बात ध्यान से समझेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई होती है, ये वाली लाइन खींची गई होती है, इस प्रकार से इसको रो कहा जाता है और जो इस प्रकार वर्टिकल खींची गई होती है उसको कॉलम कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने एलिमेंट हमारे पास सेट ए में दिए गए हैं उसको इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली भी एक बार भर लेंगे 1 2 3 और उसी प्रकार से वर्टिकली भी भर लेंगे 1 2 3। सभी बात ध्यान से समझें। हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली भी भर लिए और वर्टिकली भी भर लिए, 1 2 3 इस तरफ से भी और 1 2 3 इस तरफ से भी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। सब हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले हॉरिजॉन्ट जो हमारे रो का है वो वाला अवयव लिखेंगे और फिर हम लोग उसके बाद कॉलम वाला लिखेंगे। तो हम लोग 1 से शुरुआत करते हैं। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1, फिर बनेगा 1 2, 1 का 1 के साथ 1 1, 1 का 2 के साथ 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3। सब हमारी बातों का ध्यान समझेंगे। फिर तो समझ लें, हमारे पास 3 एलिमेंट थे। हम लोगों ने इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे 1 2 3 के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर खींच लिया जिसमें हम लोग ऊपर 1 2 3 लिख दिए और यहाँ 1 2 3 लिख दिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब हम लोग पहला रो के अनुसार हम लोग जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं दिए गए एलिमेंट के लिए उसको बनाते हैं। तो 1 का 1 के साथ 1 1, 1 का 2 के साथ 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3। सबको पहले वाले रो में कैसे पेयर प्राप्त हो रहे हैं सबको समझ में आए। अब 2 का 1 के साथ 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2
और 2 का 3 के साथ 2 3, इसी तरह 3 का 1 के साथ 3 1, 3 का 2 के साथ 3 2 और 3 का 3 के साथ 3 3। उम्मीद करते हैं इस 1 2 3 और इस 1 2 3 का। अच्छा बताइए हम लोग ये क्यों निकाले हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वह जिस सेट से जिस सेट के ऊपर बनाया होता है उसका कार्टेशियन का सबसेट होता है। तो जब हम लोग एक राशि निकालेंगे तो 3 गुणे 3 कुल मिला के 9 एलिमेंट प्राप्त होगा। कौन कौन सा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। हम लोगों को कार्टेशियन निकालना आता है और जो रिलेशन आएगा वह एक राशि का सबसेट होगा। इस बात को भी हम लोग डेफिनेशन में समझ चुके हैं। केवल जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक राशि में हम लोग उसको इस विशेष प्रकार से लिख दिए, और इस विशेष प्रकार से लिखने के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य है जो इतने ऑर्डर्ड पेयर हम लोग प्राप्त किए अगर उसका पूरा स्ट्रक्चर देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें ऑर्डर्ड पेयर भरे गए हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर भरे गए हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर भरे गए हैं, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 हॉरिजेंटल, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हॉरिजेंटल लाइंस हैं और 4 वर्टिकल लाइंस हैं। 1 2 3 4 तो 4 हॉरिजेंटल लाइंस और 4 वर्टिकल लाइंस हैं, उसी के बीच में सारे ऑर्डर्ड पेयर भरे गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है। तो इस प्रकार से जो शेप प्राप्त हो रही है वो हमें एक स्क्वायर के समान प्राप्त हो रही है, एक वर्ग के समान प्राप्त हो रही है। अब इस वर्ग में अगर इस वाले कोने से लेके इस वाले कोने को देखें और इसे आपस में मिलाएं तो आप लोग जानते हैं जब हम लोग स्क्वायर में एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाते हैं तो हमें डायगोनल प्राप्त होता है। डायगोनल को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण। तो अगर इस लिखे गए वर्गाकार स्ट्रक्चर में से कोई पूछे आपसे डायगोनल यानी विकर्ण के लिखे गए ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं, तो आप लोग कहोगे डायगोनल के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। सब लोग ध्यान से देखें, जो मुख्य विकर्ण के रूप में लिखे गए हैं अगर आप इसको वर्ग की तरह व्यवहार कराओ इस पूरे पार्ट को जिसमें डायगोनल जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं तो आप पाओगे कि यह एक स्क्वायर के समान प्राप्त हो रहा है, एक स्क्वायर के समान प्राप्त हो रहा है, जिसके इस वाले सिरे से इस वाले सिरे को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमें एक विकर्ण प्राप्त होगा। और इस विकर्ण पे प्राप्त होने वाले जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कौन कौन से हैं? डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं? एक 1 1 है, एक 2 2 है और एक 3 3 है। और इसके अलावा जो बचे 1 2 बचा, 1 3 बचा, 2 1 बचा, 2 3 बचा, 3 1 बचा, 3 2 बचा। ये कैसे हैं? नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये विकर्ण पे स्थित नहीं है। तो जो नॉन डायगोनल है वो कौन कौन से हैं? 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। आप लोगों को किसी भी दिए गए सेट के लिए अगर इस प्रकार से एक स्क्वायर प्रोफार्मा बना के उसके अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर लिखने के लिए कोई कहेगा तो आपको ये लिखना आ गया, और उसमें से अगर आपसे कोई डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर पूछेगा तो आप वो बता दोगे। डायगोनल मतलब जो एक बिंदु से एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं उसको हम लोग डायगोनल कहेंगे। कोई लड़का कहेगा सर जी इस सिरे को इस सिरे से मिला देंगे तभी भी हमें एक डायगोनल प्राप्त होता है। लल्ला हमें केवल इस वाले सिरे से इस वाले सिरे की तरफ जो डायगोनल प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ केवल प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे। इस सिरे से इस सिरे को मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट में उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम लोगों को केवल इस सिरे से इस सिरे तक का प्रयोग करना है, उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को इस कंसेप्ट में केवल प्रिंसिपल डायगोनल अपने मस्तिष्क में अपने दिमाग में रखना है। तो ये जो डायगोनल प्राप्त हुआ उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। वो हमेशा आप देख रहे हैं कि 1 1 1 1 2 2 3 3 यानी स्वयं का स्वयं के साथ स्वयं का स्वयं के साथ स्वयं का स्वयं के साथ के रूप में आपको ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो रहे हैं। और उसके अलावा जितने आपको बच रहे हैं वो हमें नॉन डायगोनल के रूप में ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लोग इस प्रकार से स्ट्रक्चर को लिखना, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर को पहचानना और नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर को पहचानना, किसी भी दिए गए सेट के लिए उसके कार्टेशियन के ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना और उसमें मुख्य विकर्ण के
क्रमित युग्मों की और जो मुख्य विकर्ण पे स्थित नहीं है उन क्रमित युग्मों की पहचान करना हम लोग सीख गए और यहां तक की बातें हमको समझ में आ गई। सर लोग थम्स अप करेंगे, कमेंट बताएंगे सर हम लोगों को कार्टेशियन के आधार पे जितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसको किस प्रकार लिखा जा सकता है एक वर्गाकार सारणी के अंतर्गत, और किस प्रकार से उसके मुख्य विकर्ण के क्रमित युग्मों को और किस प्रकार से उसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको पहचानना आ गया। और हम लोगों को अगर कोई ऐसा पूछेगा तो हम लोग उसको बता सकते हैं। लल्ला अगर ये बात समझ में आ गई, अभी ये कंसेप्ट आप पूरा कंप्लीट समझेंगे तो हम लोग प्रसम्मित संबंध के एग्जाम्पल और परिभाषा पे चलेंगे। पहले सब लोग इतना लिखना अगर जान गए तो कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हाँ सर डायगोनल वाला, नॉन डायगोनल वाला और किस प्रकार से उसको लिखा जाता है हम लोग सब बात समझ गए। हम चाहते हैं सब लोग एक बार और समझें, कुछ और एलिमेंट हम ले रहे हैं। अगर हमारे पास रहे, मान लेते हैं a बराबर 3 4 5 6 और रिलेशन हमारा सेट ए से सेट ए पे बनाया गया है। अगर आपसे कोई कहे बताइए एक राशि में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप कहोगे सर जी 4 नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ ए, टोटल 4 गुणे 4 बराबर 16 आएंगे। और कौन कौन से आएंगे? 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6 और फिर इसके बाद आ जाएगा 5 3 5 4 5 5 5 6 और आ जाएगा 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इस प्रकार एक राशि में टोटल हमारे पास 16 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्योंकि 4 × 4 16 हो जाएगा। अब अगर इन सभी को हमें एक वर्गाकार सारणी के द्वारा लिखना हो, हमारी बात थोड़ा ध्यान से समझेंगे और कंसेप्ट को समझते जाएंगे। अगर हमें वर्गाकार सारणी के रूप में लिखना हो तो हम लेके वर्गाकार प्रोफार्मा बनाएंगे और इसमें इस प्रकार से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच देंगे। सो हमारी बात ध्यान समझें, इसमें भी भर देंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे भी भर देंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4 हम लोग हॉरिजॉन्टली भी भर देंगे, 1 2 3 4 हम लोग वर्टिकली भी भर देंगे। अब जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं हम लोग नीचे इसमें भर लेंगे। अब यहाँ पहला 1 1 हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ। इसी प्रकार 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। इसी तरह 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। इस प्रकार हम लोगों के पास जब 4 एलिमेंट रहेगा तब ऐसे बन जाएगा। 3 एलिमेंट का हम लोग पहले देख लिए। अब आप फिर से देखिए, अगर ये वर्गाकार जो प्रोफार्मा हम लोग खींचे हैं इसके इस वाले सिरे को इस वाले सिरे से मिला दें तो हमें फिर से एक स्क्वायर का डायगोनल प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा जितने बचेंगे सब नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो अगर आपसे इस कंडीशन में कोई पूछे बताइए डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं, तो इस बार आप बताएंगे सर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। ये हमारे डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर हो गए। और अगर इसी कंडीशन में कोई आपसे पूछ दे बताइए नॉन डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं यहाँ, तो आप कहोगे सही इन चारों को छोड़कर हमारे पास 16 थे टोटल, इन चारों को छोड़कर हमारे पास 16 - 4 इक्वल टू कितने ऑर्डर्ड पेयर बचे? 12। और कौन कौन से? 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 4, 4 1 4 2 4 3। तो हमारे पास 12 ऑर्डर्ड पेयर शेष बचेंगे। केवल सेम वाला छोड़ दो, 1 का 1 के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, उसके अलावा जितने ऑर्डर्ड पेयर बचे सब नॉन डायगोनल हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको किसी भी दिए गए सेट के कार्टेशियन के आधार पे जितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उससे एक वर्गाकार प्रोफार्मा बनाना, उनके ऑर्डर्ड पेयर को लिखना और उसमें से डायगोनल और नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर की पहचान करना, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर इतनी बात आप लोग समझ गए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ सर डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर गिनना, नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर गिनना और स्क्वायर प्रोफार्मा के अंतर्गत सभी ऑर्डर्ड पेयर को चिन्हित करना और लिखना, ये सारी बातें हम लोग समझ गए। अब सर इसका प्रयोग क्या होगा प्रतिसम्मित संबंध जानने के लिए, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जानने के लिए, सब लोग उसके ऊपर चर्चा करें। हमारी बात ध्यान से लोग समझेंगे। अब आपको यह समझना है पहले
जो वर्गाकार सारणी हमें प्राप्त हो रही है, ये जो वर्गाकार प्रोफार्मा हमें प्राप्त हो रहा है, हम आपको दो अलग अलग स्थितियों के लिए समझा रहे हैं। चलो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। ये हो गया सिचुएशन एक, सिचुएशन फर्स्ट, और ये हो गया सिचुएशन सेकंड, सिचुएशन सेकंड। हम दो स्थितियों के लिए बता रहे हैं, तो हमारी बात ध्यान से समझेंगे। हम पहली वाली ले रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और यहाँ पे भी इस प्रकार खींच लेंगे 1 2 3। तो हमें ये निकालना आ गया 1 1, हमारे साथ सॉल्व लिखते जाए, 1 2 बोलते जाए, 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, हमारे साथ बोलते जाए सॉल्व, 3 1 3 2 3 3। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। सब हमारी बात ध्यान समझे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4। हमारे साथ चलो बोले, चले बोले 1 1, बोले बोले नहीं, घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे ना, फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब हम लोग अभी हम बैठे थे, अभी हम लोग सोए थे, लेटे थे, लेट के पढ़ रहे थे, बैठ के पढ़ रहे थे, सो के पढ़ रहे थे। चलो बैठ के कुर्सी पे अपने अच्छे से बैठ के और कॉपी खोल के नोट्स खोल के सामने रख के सब बातें ध्यान से समझे और जाग जाए। हमारे साथ लिखें चलो 1 1, बोलिए 1 1 1 2 1 3 1 4। सब लोगों का यही आया। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। सबको बात समझ में आ गई? भरना सबको आ गया। अब ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, दोनों सिचुएशन ध्यान से देखो। अभी हम लोग डेफिनेशन तक आएंगे, पहले इसकी स्पेसिफिकेशन सब लोग समझ जाएं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जब भी लल्ला होगा, पहले सिचुएशन में और दूसरे सिचुएशन दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं, कंपैरिजन भी कर दे रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जब भी होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जब भी होगा, उस कंडीशन में अगर हमें डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मिल रहे हैं, अर्थात ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं लल्ला जिसमें स्वयं का आर नियम द्वारा स्वयं से संबंध है, तो अगर 1 1 2 2 3 3 ये 3 एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशन में मिल रहे हैं, रिलेशन में अगर हमें मिल रहे हैं, तो हम उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर यानी 1 1 2 2 3 3 अगर हमें मिल रहे हैं रिलेशन में, तब हम उस कंडीशन में उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसे डायगोनल प्राप्त हो रहे हैं रिलेशन में, ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिसमें हमें ए बी भी प्राप्त हो रहा है और बी ए भी प्राप्त हो रहा है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी प्राप्त हो और उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का ठीक अपोजिट रिफ्लेक्शन बी ए प्राप्त हो, तब उस कंडीशन में जो रिलेशन प्राप्त होता है उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहते हैं। देखो इसके अलावा जो बचे एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या रिफ्लेक्शन है, क्या 2 1 का रिफ्लेक्शन 1 2, 2 1 का उल्टा 1 2, 3 1 का उल्टा 1 3 और 3 2 का उल्टा 2 3। यानी जिस रिलेशन में हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो उसी का रिफ्लेक्शन ऑर्डर्ड पेयर बी ए है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी है उसका रिफ्लेक्शन ऑर्डर्ड पेयर बी ए है, तब उस कंडीशन में उस रिलेशन को कभी भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते हैं। सबको बात समझ में आ गई? यानी अगर रिलेशन में 1 2 भी हो और 2 1 भी आ जाए, अगर हम लोग नॉन डायगोनल जितने बचे अब यहाँ लिखें रिलेशन में 1 2 भी है 2 1 भी है, इसी तरह 1 3 भी है 3 1 भी है, इसी तरह 3 2 भी है और 2 3 भी है। हम लोग देख रहे हैं कि हर ए बी के लिए बी ए, हर ए बी के लिए बी ए, हर ए बी के लिए बी ए अवेलेबल है, और इस प्रकार से अगर कोई रिलेशन आ जाएगा तो उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कभी भी नहीं कह सकते हैं। सबको हमारी बात समझ में आ गई? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर जो हैं, यानी स्वयं के साथ रिलेट करते हुए एलिमेंट हैं, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में आएंगे तो एंटी सिमेट्रिक
सिमेट्रिक होगा। लेकिन उसके अलावा अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं जिसमें हमें ए बी के साथ साथ बी ए भी दिखाई दे जाए, यानी ए बी का रिफ्लेक्शन वाला जो हमें दिखाई दे जाए ऑर्डर्ड पेयर, वे दोनों एक साथ आ जाएं, तो वह किसी भी कंडीशन में एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। और सब लोग थम्स अप करके बताइए, कमेंट में लिख के बताइए हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर हो गई। और अगर क्लियर हो गई तो ये वाला आप बताएंगे। अगर हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिला के प्रिंसिपल डायगोनल प्राप्त करें तो बताइए प्रिंसिपल डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं। आप कहोगे सर 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर ये रिलेशन में लल्ला आ जाए केवल 1 1 2 2 3 3 4 4, तो बताओ दिया गया रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा जब केवल स्वयं के स्वयं वाले एलिमेंट अगर मिल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे पिछली बार 1 1 2 2 3 3 प्रिंसिपल डायगोनल वाले अगर एक साथ आ गए तो उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक कह दिए, तो इसी तरह यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 आ गए तो इसको भी हम लोग एंटी सिमेट्रिक कह देंगे, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक की स्थिति है कि अगर ए बी आए और उसका रिवर्स बी ए आए, लेकिन कब, जब ए और बी बराबर हो। तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, और यहाँ भी देख रहे हैं ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है। जब जब ए और बी बराबर होगा तब तब एंटी सिमेट्रिक होगा, जब जब ए और बी बराबर होगा तब तब एंटी सिमेट्रिक होगा, और जब ए बी हो और उसका रिफ्लेक्शन लेकिन बी ए आ जाए तब तक वह एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन अप्लाई करने वाला प्रिंसिपल डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और एंटी सिमेट्रिक को न अप्लाई करने वाले नॉन डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस बात को, इन दोनों बातों को समझ पाए कि अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 केवल रहे तो एंटी सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में ए और बी बराबर है। 1 1 2 2 3 3 ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा क्योंकि इस कंडीशन में ए और बी बराबर है, लेकिन नॉन डायगोनल पे जितने हैं वह एक दूसरे के रिफ्लेक्शन के रूप में ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें जितना बचा देखो रिफ्लेक्शन है 2 1 1 2 3 1 1 3 1 4 4 1 3 2 2 3 4 2 2 4 4 3 3 4। तो जब रिफ्लेक्शन वाले आपको किसी भी दिए गए रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दिख जाएंगे तो वह कभी एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। आपको ये निकालने का पूरा प्रोफार्मा, प्रिंसिपल डायगोनल और नॉन डायगोनल सारी बातें समझ में आई और क्यों निकालते हैं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई आपको गणितीय रूप में प्रतिसम्मित संबंध पूछेगा तो आप प्रतिसम्मित संबंध को किस प्रकार से किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो, हम लोग उसकी गणितीय परिभाषा देखते हैं। सो हमारी बात ध्यान से समझेंगे। देखें सो हमारी बात ध्यान समझें। आप कहेंगे किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंधार, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंधार, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंधार प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर implies that ए बराबर बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब लल्ला हम इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझा रहे हैं, तो हमारी बातों को ध्यान से समझें। फिर से डेफिनेशन देखें, हमारी तरफ ध्यान से हमारी बातों को सबको सुनना है और ध्यान से फोकस करना है स्क्रीन पे। अगर हमारी भावनाएं इस स्क्रीन के हमारी तरफ की स्क्रीन से, अगर आपकी तरफ स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही वहां तक अगर समझ पाओ और वहां तक पहुंच पाए तो आप लोग कहिएगा हाँ सर हम आपकी पूरी बातें समझ पा रहे हैं और हम लोगों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा ध्यान समझिए। कह रहा किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंध आर, आपका जो रिलेशन आर है वह किसी सेट ए पर बनाया जा रहा है। तो किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है यदि, और केवल यदि भी आप कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। कह रहा ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में पाया जाए तथा ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर में पाया जाए, लेकिन कब? इंप्लाइज दैट जब ए बराबर क्या हो बी। जब ए बराबर बी होगा
तो ए बी और बी ए एक ही जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि वह दोनों एक ही ऑर्डर्ड पेयर को शो करने लगेगा। क्योंकि ए और बी जब बराबर होगा तो उनका अलग अलग अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वह दोनों मिलके एक ही अस्तित्व दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग इस संबंध को प्रतिसम्मित संबंध के नाम से जानते हैं। और जो दोनों ए बी लिए जा रहे हैं परिभाषा अनुसार, वह किस सेट से लिए जा रहे हैं? ए से, क्योंकि हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। तो किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंधार प्रतिसम्मित संबंध कब कहलाता है? जब ऑर्डर्ड पेयर ए बी भी आर में पाया जाए तथा बी ए भी आर में पाया जाए, लेकिन कब? इंप्लाइज दैट ए और बी बराबर हो। और हम जानते हैं कि जब हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन को सेट के रूप में लिखना पड़ता है, और सेट का नियम होता है कि उसमें किसी भी चीज का रिपीटिशन नहीं हो सकता है। और रिपीटिशन होने का मतलब है अगर ए बी और बी ए बी भी आर में पाया जाए और बी ए भी आर में पाया जाए और ए और बी बराबर हो, तो हम लोग इस कंडीशन में बी के जगह ए और ए के जगह बी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों ए बी बराबर ए बी के रूप में प्राप्त हो सकता है, या बी ए बराबर बी ए के रूप में प्राप्त हो सकता है, बी ए बराबर बी ए के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो जब ये दो बार आएंगे लेकिन सेम रहेंगे तो हम लोग उसको एक ही बार सेट में लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि ए बी और बी ए एक साथ पाया जाएगा और ए बी बराबर हो, तो इसका मतलब एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। और जब एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो वह स्वयं का स्वयं से रिलेशन वाला बन जाएगा, और जब स्वयं से स्वयं के रिलेशन वाला बन जाएगा तो इस कंडीशन में हम लोग उसको एंटी सिमेट्रिक कह देंगे, क्योंकि ए और बी यहाँ आपस में क्या है? बराबर है। पहले यहां तक प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम लोग और अगर इंप्लाइज दैट लिख दें तो बताइए बी और ए आपस में बराबर है, तो ए और ए आ जाएगा। इधर भी अगर हम लोग चाहें तो बी और बी आ जाएगा, अथवा हम लोग चाहें बी और बी आ जाएगा, अथवा ए और ए आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध दिखाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। हम एक बार फिर से इस बात को दोहरा दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर में कहीं अच्छे कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग हम लोगों का थोड़ा सा लेते हैं, इसीलिए आप लोग दिमाग लगाएंगे। अभी फिर से देखें, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंधार प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी पाया जाए आर में और ऑर्डर्ड पेयर बी ए पाया जाए। ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर बी ए रिलेशन में कब पाया जाएगा? जब ए और बी बराबर हो, क्योंकि जब ए और बी बराबर होगा तो आप उसको चाहे सीधा सीधे लिखो चाहे उसको बदल के लिखो, दोनों का अस्तित्व अलग अलग नहीं होगा, वह एक ही अस्तित्व को प्रदर्शित करेंगे। आप बताइए, हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर 1 आर से बिलोंग कर रहा है, 1 आर से बिलोंग कर रहा है, तथा ऑर्डर्ड पेयर 1 आर से बिलोंग कर रहा है। क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं? आप मान लीजिए यह ए कामा बी के रूप में लिखा है, आप ये सोचिए यह बी कामा ए के रूप में लिखा है। अगर इसको ए बी के रूप में मानो, उसको बी ए के रूप में मानो, तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट क्या निकल के आता है? ए बराबर बी, क्योंकि 1 बराबर 1। तो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी गई है उसको इस ऑर्डर्ड पेयर द्वारा हम सेटिस्फाई करा रहे हैं। 1 आर से बिलोंग कर रहा है तथा 1 आर से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट 1 बराबर 1। इसका मतलब ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बराबर ए बराबर बी, इंप्लाइज दैट क्या? ए बराबर बी। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में इस प्रकार आए कि उसके ए और बी आपस में क्या हो? बराबर हो, यानी स्वयं का स्वयं के साथ प्रकट करता हुआ ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रिलेशन, तो समझ जाइएगा वो अपने आप में प्रतिसम्मित संबंध होता है। अब डेफिनेशन अच्छे प्रकार से समझने के बाद और डेफिनेशन अच्छे प्रकार से जानने के बाद हम इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो हमारी बात समझेंगे या बताएंगे। क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? जैसे हम मान ले रहे हैं ए बराबर हमारे पास है ए बी सी, और ये जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट ए के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। इसके ऊपर हम आपको कुछ रिलेशन दे रहे हैं, R1 R2 R3 R4 R5। आपको बताना है कौन सा रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं है। पहला ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी। दूसरा ए कामा बी, बी कामा सी, बी कामा ए, सी कामा ए। अगला ए कामा बी, सी कामा ए और बी कामा सी। अगला R4 ए कामा बी और बी कामा सी और सी कामा ए, ए कामा सी, बी कामा ए।
और R5 बराबर मान लेते हैं 5। हमारी बात सब लोग ध्यान सुनेंगे। R1, R2, R3, R4 और R5 जो पांचों रिलेशन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है और कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। हम लोग पहले चर्चा करते हैं। अगर बताइए सेट ए बराबर ABC है तो रिलेशन जब भी निकलता है तो हम जानते हैं एक राशि का सबसेट होता है। सबसे पहले आप लोग बता देंगे एक राशि में कुल कितने एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एक राशि तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 अवयव हैं तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आएंगे। अब पहला वाला रिलेशन जो दिया उसमें कह रहा A, B, B और C। अभी हम आपको बताए थे जब हम लोग इसको वर्गाकार सारणी द्वारा लिखेंगे तो हम लोग 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे भी ABC लिख देंगे, यहाँ पे भी ABC लिख देंगे, और जब इसका ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB और CC। आप लोग कहोगे हाँ सर ये सब हमको निकालना आता है, पहले सिखा चुके। प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ से यहाँ तक मिलाने से होगा। देख लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल के सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ मौजूद हैं कि नहीं। AA, BB, CC स्वयं के साथ रिलेशन प्रकट करने वाले ऑर्डर्ड पेयर। और हमें बताए थे जब स्वयं के साथ स्वयं का संबंध प्रकट करने वाले रिलेशन अगर आपको दिखाई दे तो आप उसको एंटी सिमेट्रिक कहोगे। बताइए R1 एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आप कहोगे सर R1 एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, यस, क्योंकि इसमें केवल ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं जिसमें एक अवयव R नियम द्वारा स्वयं से ही क्या है संबंधित है, यानी डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के जब आपको मिलेंगे सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर तो आप उसको एंटी सिमेट्रिक कहोगे। तो पहला है। दूसरा आप लोग देखिएगा जो नॉन डायगोनल अगर वो वाले आपको दिख गए या किसी का रिफ्लेक्शन ऑर्डर्ड पेयर का दिख गया है उस रिलेशन में तो वह नहीं होगा। यहाँ पे AB है और BA भी है। अगर AB का रिफ्लेक्शन BA आपको दिखाई दे गया तो हम क्या बताए थे ये एंटी सिमेट्रिक होगा। जब रिफ्लेक्शन वाले ऑर्डर्ड पेयर एक साथ दिखाई देते हैं तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है। तो AB के साथ BA दिख गया, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे AB, CA, BC। हमारी बात थोड़ा ध्यान समझे। यहाँ AB है, यहाँ AB है, यहाँ पे CA है, ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है और ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है। क्या कोई किसी का रिफ्लेक्शन है? क्या कोई किसी का रिफ्लेक्शन है? हम आपको बताए थे अगर कोई किसी का रिफ्लेक्शन रहेगा तब एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ कोई किसी की रिफ्लेक्शन नहीं है। देख लीजिए कोई किसी की रिफ्लेक्शन है क्या, देखिए समझिए, कोई किसी की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई किसी का रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा और सारे ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग रहेंगे तब हम लोग एंटी सिमेट्रिक मान लेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, एंटी सिमेट्रिक मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अगर डायगोनल वाले मिलेंगे तो एंटी सिमेट्रिक रहेगा, नॉन डायगोनल वाले मिलेंगे एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग रहेंगे, कोई किसी का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, भले से ही वह स्वयं का स्वयं से संबंधित ना हो, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एंटी सिमेट्रिक है। R4 को सब लोग ध्यान से देखें। इसमें क्या कोई किसी का रिफ्लेक्शन है? हमको दिख गया CA का रिफ्लेक्शन AC, CA का रिफ्लेक्शन AC, CA का रिफ्लेक्शन AC, CA का रिफ्लेक्शन AC। और जब CA का रिफ्लेक्शन AC हो गया तो क्या इसको हम लोग कहेंगे एंटी सिमेट्रिक? ये 3 रेड हो जाएगा, 3 क्रॉस हो जाएगा, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब R5 को हम लोग फाई कहे हैं। R5 एक ऐसा संबंध है जिसमें कोई रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त नहीं हो रहा है, तभी फाई है। जिसमें कोई रिलेशन कोई अवयव प्राप्त नहीं होता वही फाई होता है। अब बताइए जब ये R5 फाई है, R5 फाई है, इसमें कोई अवयव नहीं है, तो हम निर्धारित ही नहीं कर सकते कि ये एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है। अच्छा बताइए जब उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है तब हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि नहीं होने के लिए आपको कम से कम ऑर्डर्ड पेयर दिखना तो चाहिए कि इसका रिफ्लेक्शन है कि नहीं है। जब आप ये नहीं कह सकते हो स्पष्टता पूर्वक कि यह एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है, और मैथ में ऐसी स्थितियों में जब हम लोगों के पास इस बात का तथ्य नहीं होता है कि ये चीज क्यों नहीं है, ये R5 फाई है और इसमें जो R5 है यह फाई है और इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं या कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास कोई तथ्य नहीं है न कहने का। और जब हमारे पास न कहने का तथ्य नहीं है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह भी अपने आप में क्या है, एंटी सिमेट्रिक। तो अगर कोई रिलेशन इस प्रकार दिया गया है जो इसमें कोई अवयव नहीं है, यानी वह एम्प्टी रिलेशन है, तो वह हमेशा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे।
तो R1 एंटी सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि डायगोनल वाले हैं, यानी स्वयं के साथ अवयव वाले संबंध दिखाई देने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो हैं डायगोनल वाले रहेंगे तो एंटी सिमेट्रिक रहेगा। अगर कोई किसी का रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा, सब अलग अलग रहेंगे तो एंटी सिमेट्रिक होगा। और अगर कहीं रिफ्लेक्शन दिख जाएगा एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर रिक्त संबंध रहेगा यानी फाई रहेगा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, हमारे पास कोई कारण नहीं न कहने का, इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग इसको हमें बताएंगे लगा के, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि ये वाला इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से समझें। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बनाया गया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बनाया गया संबंध, वास्तविक संख्याओं के ऊपर बनाया गया संबंध ग्रेटर देन प्रतिसम्मित संबंध है, प्रतिसम्मित संबंध है, प्रतिसम्मित संबंध है अथवा नहीं, प्रतिसम्मित संबंध है अथवा नहीं, प्रतिसम्मित संबंध है अथवा नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात हम तो आप लोगों को बता दे रहे हैं, जो जितने संबंध सममित होते हैं, जितने संबंध सममित होते हैं उनको कुछ स्थितियों में हम लोग प्रतिसम्मित भी कह सकते हैं। जो संबंध सममित होते हैं उनको हम लोग प्रतिसम्मित संबंध भी कह सकते हैं। सममित संबंध को हम लोग या सममित संबंध को यानी सिमेट्रिक को हम लोग एंटी सिमेट्रिक कह सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा, नाम के द्वारा मत सोचिएगा कि सिमेट्रिक है तो इसका जो उल्टा होगा वह एंटी सिमेट्रिक होगा। मतलब जो सिमेट्रिक होगा वह कभी भी एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, या जो एंटी सिमेट्रिक होगा वह कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचिएगा। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिक भी होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं। तो सिमेट्रिक वाले रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक वाले रिलेशन सिमेट्रिक हो सकते हैं। तो नाम के आधार पर मत सोचिएगा सिमेट्रिक का अपोजिट एंटी और एंटी सिमेट्रिक का अपोजिट सिमेट्रिक, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें कोई दिया गया संबंध सिमेट्रिक भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है। और आप लोग ये होमवर्क वाला क्वेश्चन बताएंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बनाया गया संबंध ग्रेटर देन, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बनाया गया संबंध ग्रेटर देन प्रतिसम्मित संबंध को निरूपित करता है कि प्रतिसम्मित संबंध को निरूपित नहीं करता। आप लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से अपने से एलिमेंट लेंगे और इसको वेरीफाई करके हमें दिखाएंगे व्यापक रूप में कि ये होगा प्रतिसम्मित संबंध की नहीं होगा। और हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे और यहीं से अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे कि कौन कौन से ऐसी स्थितियां हैं जिसमें सम्मित संबंध को हम लोग प्रसम्मित और प्रसम्मित संबंध को सम्मित संबंध भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की आपको सारी डिस्कशन, सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो को एक बार आप पीछे करके फिर से देखेंगे क्योंकि बहुत तथ्यात्मक बातें बताई गई, तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से स्लो मोशन में करके देखिएगा, उसके बाद आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, फिर नोट्स बना डालिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।